आज की क्लास में हम शैशवावस्था के बारे में बात करने वाले हैं। शैशवावस्था मतलब विकास की 3 अवस्थाएं, शैशवा, बाल्या और किशोरा। हम पहले शैशवा के बारे में बात करेंगे, फिर बाल्या के बारे में बात करेंगे, फिर किशोरा के बारे में बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी विशेषताएं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं चीजों को मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था जो हमेशा एग्जाम में इसकी टाइमिंग पूछ ली जाती है आपसे कि इसकी टाइमिंग क्या हो सकती है या क्या करेक्ट है इसकी टाइमिंग में, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि शैशवा अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की सही मानी गई और इतनी होती भी है। लेकिन विकास के मतलब शिक्षा के आधार पर, शैक्षिक आधार से हम इसको जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक मानते हैं। ठीक है, आपको टिक क्या लगाना है? सबसे बड़ी बात आपको ये कि आपको इसमें जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए शैशवावस्था के बारे में तो आप उसकी टाइमिंग 2 वर्ष ही लगाएंगे। आइए कुछ फीचर्स की बात करते हैं। शैशवा अवस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। शैशवा अवस्था जीवन की सबसे पहली अवस्था या विकास की सबसे पहली अवस्था। विकास की सबसे पहली अवस्था कौन सी? शैशवावस्था। इस शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। शब्दों का सार्थक प्रयोग प्रारंभ कर देता है बालक शैशवा अवस्था में। यह प्रश्न आया हुआ है कि सार्थक शब्दों का प्रयोग बालक किस अवस्था में करता है, तो सार्थक शब्दों का प्रयोग बालक शैशवा अवस्था में करता है। एक बार मैं आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जन्म से लेकर के 15 दिन तक का समय जो होता है और फिर 15 दिन से या 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष का समय जो होता है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का समय। ठीक है, इतना ही अभी आपको जानना है। फिर 6 से लेकर के 12, फिर 12 से लेकर के 18। 6 से लेकर के 12 के समय को हम बाल्या कहते हैं। ये बात मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। 12 से लेकर 18 वर्ष तक के समय को हम किशोरा अवस्था कहते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ये शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था का मतलब इन 3 स्टेजेस को आपको जानना चाहिए। इसे हम नवजात शिशु कहते हैं, नियोनेट कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं। नवजात शिशु का मतलब जन्म से लेकर के 15 दिन तक का समय। उसके बाद 15 दिन से लेकर के 2 वर्ष तक का समय क्या कहलाता है? शैशवा अवस्था कहलाता है। और जो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष का समय है, इसे हम पूर्व बाल्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। पूर्व बाल्या को ही खिलौने की भी अवस्था कहते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान देना चाहिए कि पूर्व बाल्या को हम खिलौना की अवस्था भी कहते हैं। आइए, इस प्रकार सबसे पहली विशेषता हमने देखी, शब्दों का सार्थक प्रयोग बालक किस अवस्था में चालू करता है? शैशवा अवस्था में स्टार्ट करता है। फिर आप देखिए अतार्किक चिंतन, मतलब देखिए एक तर्क के आधार पे किसी चीज को, फैक्ट के बारे में जानने के लिए तर्क दिया जाता है। लेकिन शैशवावस्था में जो भी वो सोचता है, जो भी वो प्रश्न पूछता है, उसका कोई तर्क नहीं होता। जो मन में आता है उसके वो पूछ लेता है, अर्थात उसको सही गलत की पहचान नहीं होती है। फिर देखिए खिलौना, इसी स्टेज में मैंने आपको अभी बताया कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के समय को पूर्व बाल्या कहते हैं और इसी पूर्व बाल्या को खिलौने की अवस्था कहते हैं। तो तीसरा फीचर हमने क्या देखा कि इसे खिलौने की भी अवस्था कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में शैशवा भी हो और पूर्व बाल्या भी हो तो खिलौने की जो एज है वो पूर्व बाल्या ही आप लगाएंगे। भावी जीवन की आधारशिला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको ध्यान देना है। इसको आपको ध्यान देना है कि शैशवा अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है 5 वर्ष तक बन जाता है। उनका कहने का मतलब जिस प्रकार का व्यक्तित्व उसका होगा, जिस क्षेत्र में उसे जाना होगा, 5 वर्ष में ये सारी बातें डिसाइड हो जाती हैं। अब देखिए जो 5वां है, सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल का मतलब जो सीखने की स्टार्टिंग होती है वो इसी काल से होती है, इसी अवस्था से होती है। मुख्य रूप से हमने आपको 5 प्रकार की विशेषताएं शैशवा अवस्था की बताई। सार्थक शब्दों का प्रयोग, अतार्किक चिंतन, खिलौना, भावी जीवन की आधारशिला,
इसे भावी जीवन की आधारशिला कह सकते हैं, या इसी को आप निर्माण काल भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको इन सारे एक एक पॉइंट्स को समझना है यदि अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो। अब आप देखिए, सीखने का आदर्श काल भी इसी को कहा जाता है। आइए कुछ और विशेषताओं को हम देखते हैं। ये 5 विशेषताएं आपके सामने। फिर देखिए, सीखने का आदर्श काल शैशवा अवस्था को कहा किसने था? तो सीखने का आदर्श काल शैशवा अवस्था को कहने वाले थे वैलेंटाइन। इस शब्द को याद रखिएगा, वैलेंटाइन शब्द को। वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक थे। शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है, ये सेंटेंस किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। बालक को जो कुछ बनना होता है वो 5 वर्ष में बन जाता है। बालक को जो कुछ बनना है 5 वर्ष में बन जाता है, ये किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड ने कहा था। बालक में जो उत्तेजना होती है जन्म के समय, याद रखिएगा, जो संवेग होते हैं वो उत्तेजना के रूप में होते हैं। संवेग का मतलब, अभी हम आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। मूल प्रवृत्तियों का मतलब होता है ऐसी आदत, ऐसा व्यवहार जो हम सीखे नहीं हैं बल्कि जन्मजात, जन्म से ही हमारे अंदर है। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति की एक संवेग होता है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। इस मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई गई, अर्थात जो संवेग होते हैं उनकी संख्या भी 14 होती है। तो शैशवा अवस्था में ये जो संवेग होते हैं, दुख, सुख, भय, क्रोध, ये जो भी होते हैं, ये उत्तेजना के रूप में होते हैं। अर्थात इनका प्रदर्शन बालक रो करके, चिल्ला करके, क्राइंग करके करता है। ठीक है। अब देखिए, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये 4 संवेग मुख्यतः 2 वर्ष तक होते हैं। 2 वर्ष तक आप कितने संवेग बालक में देख सकते हैं? तो 4, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये 3 सेंटेंस, ये 3 मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताया। अब आप देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि कुछ विशेषताएं और हैं शैशवा अवस्था की। जैसे शारीरिक विशेषताओं की हम बात करें तो जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर होती है। बालक कहने का मतलब, अगर हम इसे क्लासिफाइड करें लड़की की लंबाई और लड़के की लंबाई जन्म के समय, तो जो लड़की की लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर होती है और 0.5 सेंटीमीटर या ½ इंच आप कह सकते हैं लड़का लड़की की अपेक्षा बड़ा होता है। वजन की बात करें तो 3 kg इनका वजन होता है। 6 महीने तक इनका 6 kg हो जाता है और 9 से 10 किलो ये 1 वर्ष में होने चाहिए। ये एक आदर्श मापन है, याद रखिएगा, ये एक आदर्श मापन है, इतना बच्चे को होना चाहिए। अब देखिए, जो उसके सिर की लंबाई होती है, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये बालक है, फिर ये उसका सिर है, तो ये जो सिर की लंबाई है यहां से यहां तक, ये पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 हिस्सा होती है। अर्थात अगर पूरे शरीर की लंबाई को 100% मान लिया जाए तो 25% जो लंबाई है वो किसकी होती है? सिर की। आइए, सिर के अंदर मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का जो वजन है जन्म के समय 350 ग्राम होता है और 6 वर्ष तक ये जो वजन है मस्तिष्क का 1.25 ग्राम हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं 1 किलो 200 ग्राम हो जाता है। अब देखिए, जो हड्डियों की संख्या है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हड्डियों की संख्या 270। अस्थिकरण का मतलब होता है हड्डियों का आपस में जुड़ना। हड्डियों का आपस में जुड़ जाना, मजबूत हो जाना ही क्या कहलाता है? अस्थिकरण कहलाता है। अब देखिए, अस्थिकरण की प्रक्रिया चालू रहती है। 270 इनकी हड्डियों की संख्या होती है शैशवावस्था में। अभी ये बढ़ करके बाल्या में कितना हो जाएगी? ये 350 हो जाएगी। फिर किशोरा में कितना हो जाएगी? 206 हो जाएगी। आइए कुछ और विशेषताओं को देखते हैं। दांतों की संख्या जन्म के समय नहीं होती। 6 से 7 माह में दूध के दांत निकलना चालू होते हैं। 20 दूध के दांत 1 वर्ष तक निकल आते हैं। 1 वर्ष तक 20 दूध के दांत निकल आते हैं। अब देखिए, स्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। याद रखिएगा, ये जो दूध के दांत हैं ये गिरेंगे। अभी जो स्थायी दांतों की संख्या है वो 5 से 6 वर्ष में आना चालू होती है। तो ये जो 20 दूध के दांत हैं ये अस्थायी हैं। अब ये जो 5 से 6 वर्ष यहाँ पे लिखा है
इसका मतलब कि 6 वर्ष के बाद यहां से स्थायी दांतों की संख्या निकलना चालू होती है, जिसकी संख्या 28 होती है। पूरे बाल्यावस्था में 12 वर्ष आते आते 28 हो जाती है, और किशोरा अवस्था में जब ये बालक जाएगा तो 4 अक्ल के दांत, विजडम टीथ जिसे आप कहते हैं, वो भी आ जाते हैं। इस प्रकार दांतों की संख्या इनके पास कितनी हो जाती है? 32। अगर मैं हृदय की धड़कन की बात करूं तो हृदय की जो धड़कन होती है वो अनियमित होती है। जैसे आपने सुना होगा कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हृदय की धड़कन हमारी होती है, लेकिन ऐसा शैशवा अवस्था में नहीं होता। शैशवा अवस्था में जो हृदय की धड़कन होती है वो अनियमित होती है, कम ज्यादा होती रहती है। ये कुछ विशेषताएं उसके शरीर से संबंधित हमने बताया, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि बालक में गामक विकास भी होता है। गामक का मतलब ये होता है एक्टिविटीज से संबंधित, क्रियाओं से संबंधित, मोटर डेवलपमेंट जिसे आप कह सकते हैं। हमने कहा कि क्रियाओं को करने की क्षमता सामान्य भी होती है और विशिष्ट भी होती है। मतलब जो बालक क्रियाएं करता है, बालक जो काम करता है, उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो कैसे होती हैं? वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है कि बालक का जो गामक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आप क्या टिक लगाएंगे? सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले वो छोटे छोटे कामों को, सामान्य कामों को करता है, फिर उसके बाद विशेष कामों को करना सीखता है। अब देखिए 6 महीने में वो करवट बदलना सीख जाता है। स्वयं से बैठने की क्रिया 9 से 10 महीने में, खिलौने पकड़ने की क्रिया 4 से 5 महीने में। कहने का मतलब सर, सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या है? सामान्य से विशिष्ट का एक छोटा सा उदाहरण, बालक पहले अपने सर को हिलाना सीखता है, फिर थोड़ा सा उठने का प्रयास करता है, फिर करवट बदलता है, फिर बैठने का प्रयास करता है, घुटने के बल चलता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ये एक निश्चित क्रम होता है जिससे बालक का गामक विकास देखा जा सकता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो विकास होता है, गामक विकास, ये 2 प्रकार का होता है, स्थूल गामक और सूक्ष्म गामक। देखिए दोनों में क्या अंतर है, ग्रॉस मोटर में और फाइन मोटर में क्या अंतर है, मैं आपको एक लाइन में बता दूं। बालक जिस कार्य को करने के लिए संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है, संपूर्ण शरीर को उपयोग में लाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थूल गामक। और बालक जिस कार्य को करने के लिए किसी एक अंग का प्रयोग करता है तो वो क्या होता है? सूक्ष्म गामक। जैसे लिखना, लिखते समय हम सूक्ष्म गामक का प्रयोग करते हैं, फाइन मोटर है क्योंकि किसी एक अंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन दौड़ते समय पूरे शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलते समय तो ये कैसे हैं? स्थूल गामक और सूक्ष्म गामक। 2 चीजें आपको समझना है। गामक विकास 2 प्रकार से, एक स्थूल गामक और क्या होता है? सूक्ष्म गामक। दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा। संपूर्ण अंग का प्रयोग जहां किया जाएगा वो स्थूल गामक, किसी एक विशेष अंग का जहां प्रयोग किया जाएगा उसे हम सूक्ष्म गामक कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गामक विकास के बाद हमने कहा कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, शैशवा अवस्था में बालक के लिए कौन कौन सी शिक्षाएं होनी चाहिए, क्या शुरू से ही उन पर बहुत बर्डन डाल देना चाहिए? तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनके लिए खेल विधि बताया, तो कुछ ने कहा कि इनको चित्र और कहानी के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। ये थोड़ा सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आया हुआ प्रश्न है कि बालक का व्यवहार शैशवा अवस्था में मूलतः किस पर आधारित होता है? तो बालक का जो व्यवहार है शैशवा अवस्था में मूल रूप से उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। एग्जाम पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और क्रिया आधारित शिक्षा होनी चाहिए। बालक की जो शिक्षा है लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात क्रियाशीलता होनी चाहिए। रटंत वाला काम नहीं होना चाहिए। क्रियात्मक शिक्षा उसे देनी चाहिए, अर्थात उससे सभी काम करवाने चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, वो उसे सिखाइए, जो कुछ उससे करके सिखवाइए। करके सीखना आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। खेल के द्वारा इन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इन्हें पढ़ने के लिए उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए, खेलने के लिए चित्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। इनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है इसे हमने निर्माण काल कहा था, तो इनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं उनकी संतुष्टि अवश्य करनी चाहिए ताकि इनका मानसिक विकास संभव हो सके।
फिर देखिए अच्छी आदतें संबंधित शिक्षा भी इन्हें देनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी आदतें अगर ये शैशवा में सीख गया तो उसका विकास बाल्या में करेगा, फिर और अच्छा विकास उसका किशोरावस्था में करता है। ये आपने देखा कि शैशवा अवस्था से संबंधित कुछ शिक्षा की पद्धतियां किस प्रकार से उन्हें हमें शिक्षा देनी चाहिए। अब देखिए कुछ अन्य फैक्ट भी हैं जो शैशवा अवस्था से संबंधित हैं। आत्म प्रेम, आत्म प्रेम का मतलब होता है बालक सबसे ज्यादा स्वयं से प्रेम करता है, पहले खुद को ध्यान देता है, फिर दूसरे को ध्यान देता है, या वो वही काम करता है जो उसे पसंद आता है, जो उसे अच्छा लगता है। कहने का मतलब इस आत्म प्रेम को नार्सिसिज्म नाम किसने दिया था? फ्राइड ने दिया था। जीववाद, जीन पियाजे का जब आपको हम संज्ञानात्मक विकास पढ़ाएंगे तो उसमें एक शब्द हम आपको पढ़ाएंगे एनिमिज्म, जिसे जीववाद कहते हैं। जीववाद का मतलब क्या है? किसी निर्जीव को सजीव के रूप में प्रेजेंट करना या किसी निर्जीव से सजीव के रूप में व्यवहार करना। जैसे शैशवावस्था में वो अपने डॉल से, वो अपने टेडी बियर से इस तरीके से बात करता है जैसे कि वो सजीव हो। कुत्ते से, शेर से, जो मतलब उसके पास खिलौने के रूप में होते हैं, उनसे इस प्रकार बात करता है जैसे कि वो सजीव के रूप में हो। जीन पियाजे ने इसी को क्या कहा था? जीववाद कहा था। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि भी सक्रिय होना चालू हो जाती हैं। देखिए ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि को हम भावना ग्रंथि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओडिपस और इलेक्ट्रा को हम भावना ग्रंथि कहते हैं। ओडिपस लड़कों में पाई जाती है और इलेक्ट्रा लड़कियों में पाई जाती है। इनका काम क्या है? ओडिपस की वजह से वो अपनी मां से अधिक प्रेम करता है, और जो लड़की होती है इलेक्ट्रा की वजह से, इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। काम प्रवृत्ति इनमें प्रबल होती है, अंगूठे को चूसना, मां का दूध पीना, इसलिए इनमें काम प्रवृत्ति भी पाई जाती है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सबसे तेज शारीरिक और मानसिक विकास बालक का इसी अवस्था में होता है। ये आया हुआ प्रश्न है, मैंने पहले भी कह दिया था कि इस क्लास में, इस छोटी सी क्लास में, परिश्रम और सफलता की सीरीज में आपको हम उन्हीं बिंदुओं को बताएंगे जो आए हुए हैं या जो आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे तेज शारीरिक और मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवा अवस्था में। जो सामाजिकता की बात होती है वो बीज के रूप में, सामाजिक विकास बीज के रूप में उपस्थित होता है। अभी बहुत अधिक इनमें सामाजिकता नहीं होती, जो भी सामाजिकता का क्षेत्र होता है वो परिवार और पड़ोस तक होता है। प्रत्यक्षात्मक अनुभव के द्वारा सीखना, ये जो कुछ भी सीखते हैं वो देख करके सीखते हैं, अर्थात इनमें कल्पना शक्ति ज्यादा मजबूत नहीं होती, बहुत सक्रिय नहीं होती। जो कुछ ही देखेंगे उसी के बारे में तर्क करेंगे, उसी के बारे में आपसे ये प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें, कुछ अन्य विशेषताएं हमने आपको पढ़ाई जो शैशवावस्था के बारे में थी और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी। कुछ नोट पॉइंट हम देखते हैं। क्या नोट पॉइंट है? शैशवा से पूरे जीवन का क्रम निश्चय होता है। ये किसने कहा था? एडलर ने कहा था। बालक के हाथ, पैर, नेत्र ही उसके शिक्षक हैं। ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थिर होने लगता है और बालक सबसे पहले अपनी मां को पहचानता है। ये भी शैशवा अवस्था की विशेषता है। ये एग्जाम पॉइंट है। मॉन्टेसरी, मैरिया मॉन्टेसरी इटली की रहने वाली थी। उन्होंने कहा कि शैशवा अवस्था में इसको परियों की कहानी सुनाना चाहिए, उसी परियों की कहानी में आदर्शों को रखना चाहिए, अच्छी आदतों को बताना चाहिए, ताकि वो कहानी के माध्यम से अपने मानसिक विकास को करने में संभव हो सके और उसका मानसिक विकास शैक्षिक रूप से बहुत अच्छा हो सके। आइए और कुछ देखते हैं। ये कुछ नोट पॉइंट हो गए। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में जो भी हम बात करेंगे वो बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे। आज हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी से देखा शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।